जेलीफिश पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक है। करीब हर 10 साल में बहुत सारी जेलीफिश देखने की घटना को ब्लूम्स कहा जाता है। नामीबियाई तट के किनारे जैसे कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। जेलीफिश धारा के साथ बहती हैं, जिससे उनकी सही संख्या पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी जेलीफिश का एक साथ पाया जाना आमतौर पर पर्यावरणीय परिस्थितियों का नतीजा है, जिससे उनके शिकारियों की संख्या में भी कमी आती है। इस समय तापमान बढ़ने से भी मदद मिल सकती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में ये तेजी से बढ़ती हैं। साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से मछलियों पर बुरा असर होगा, लेकिन जेलीफिश पर नहीं। इसलिए मछलियां जिन इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, वहां जेलीफिश फलती फूलती हैं। दक्षिण अफ्रीका में अभी तक जेलीफिश का बड़ा दल नहीं पहुंचा है। क्रिस लेविस जेलीफिश विशेषज्ञ हैं और उन्हें केप टाउन के आसपास के पानी में पाई जाने वाली प्रजातियों की अच्छी जानकारी है। अब तक यहाँ 20 प्रजातियां पाई गई हैं। शोधकर्ता अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ये जीव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। ये संकेतक प्रजाति तो हैं ही, ये हमें बताती हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कब खतरे में है। ये शिकार और शिकारी दोनों रूपों में अहम भूमिका निभाती हैं। ये शिकारी भी है तो समुद्र में काफी मात्रा में कार्बन जमा कर लेती हैं। मरने पर ये समुद्र के तल पर चली जाती हैं। फिर अगले मौसम में हवा के कारण ये पोषक तत्व वापस छोटे समुद्री शैवालों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ताकि वे बढ़ सकें और चक्र दोबारा शुरू हो सके। इन प्रजातियों की विविधता के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। वेरेना रास 1 दशक से जेलीफिश पर अध्ययन कर रही हैं। वे अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों का डेटाबेस बनाना चाहती हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि उनकी संख्या में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। हमें टिश्यू के छोटे टुकड़े मिलते हैं, हम इन्हें निकालते हैं और फिर इनसे डीएनए हासिल करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद हमारे पास डीएनए से भरा एक छोटा घोल बच जाता है। फिर हम उस डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं और देखते हैं कि डीएनए के आधार पर हम किस प्रजाति को देख रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमारे कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें सामने आ रही हैं। हमने शायद अभी अपने कलेक्शन का सिर्फ 10% देखा है और हम पहले से ही कई नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। शोधकर्ता जेलीफिश की प्रजातियों और उनकी तादाद के बारे में जितना समझ पाएंगे, उतना ही बेहतर वे उनकी आबादी के बदलाव समझ पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का तट दुनिया के सबसे प्रजाति समृद्ध तटों में से एक है, इसलिए जेलीफिश यकीनन यहाँ घर जैसा महसूस करती हैं। केप टाउन एक्वेरियम में कई प्रजातियां देखी जा सकती हैं। हर प्रजाति की अपनी खासियत होती है। कुछ ठंडे पानी में रहती हैं तो कुछ गर्म में। क्रिस लेविस पर इनके प्रजनन की जिम्मेदारी है। ये मुश्किल काम है। हर प्रजाति के अपने पैमाने हैं। कुछ प्रजातियां तो एक निश्चित समय के लिए गर्म या ठंडे पानी में रहना चाहती हैं। उनकी खाने की आदतें भी बदलती हैं। हमारे यहाँ कुछ जेलीफिश ऐसी हैं जो दूसरी जेलीफिश खाती हैं, तो हमें उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त जेलीफिश पैदा करनी होती हैं। कुछ जेलीफिश सिर्फ 6 या 9 महीने ही जीवित रहती हैं, इसलिए हमें हमेशा कन्वेयर बेल्ट प्रणाली बनाए रखनी होती है। टैंकों में पानी के बहाव के साथ समुद्र का पानी जेलीफिश को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे टैंकों में जेलीफिश बढ़ती हैं, हमें पानी का बहाव समायोजित करना पड़ता है, ताकि वे बेहतर तरीके से विकसित हो सकें। ऐसा न करने पर उनका आकार बिगड़ सकता है और वे मर भी सकती हैं। बहुत सारे लोग इन जलीय डायनासोर से आकर्षित होते हैं या इनसे डरते भी हैं, क्योंकि कई जेलीफिश जहरीली होती हैं। हालांकि कुछ ही प्रजातियां इंसानों के लिए खतरनाक हैं। कुछ जेलीफिश में हाइलुरोनिक एसिड और प्रोटीन जैसे अहम पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो एशिया में इन्हें लोकप्रिय भोजन बना रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इन्हें अभी खाया नहीं जा रहा। इसके बजाय यहाँ वैज्ञानिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जेलीफिश की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने और इस पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।